Hi viewers, welcome to Workshop. Today we'll be discussing the fifth part of the osmosis and atoms of SAP chapter. So शुरुआत करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी को, अगर आप नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप अगर नए हैं तो प्लीज इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और अपना नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए। और अगर कोई भी डाउट आती है इस चैप्टर से या फिर कोई अदर चैप्टर से तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आपको अगर कोई कुछ कुछ जानना है कुछ भी चैप्टर से, कुछ भी इस सब्जेक्ट से, तो प्लीज आप लिख सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, या फिर नहीं तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, आप ईमेल आईडी में भी भेज सकते हैं kasturi74@gmail.com में। ठीक है, तो और हम लोग भी शुरुआत करेंगे एक छोटे से मेडिटेशन से। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए इस मेडिटेशन को जस्ट फॉर अराउंड 2-3 मिनट। तो उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर का, इस डिस्कशन का, टुडेज डिस्कशन का। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। ये लाइट हमारे सारे बदन को इल्यूमिनेट कर रही है, हर अंग से प्रकाश हमारी निकल रही है, जैसे मानो वो सोर्स ऑफ लाइट हमारे सारे शरीर को एनर्जाइज कर दिया हो। हमारा दिमाग पूरा हल्का हो चुका है, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन, कोई वरीज नहीं। और इस स्थिति में अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो हम खाली दिमाग से बहुत पीसफुली कर पाएंगे, जिससे हमें सक्सेस भी मिलेगी और खुशी शांति हमारी इंटैक्ट रहेगा। और इसके लिए हम शुक्रगुजार करते हैं उस सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट का, जो हमें ये एनर्जी दिया है, हमें ये प्रकाश प्रकाशित किया है। Thank you. Thank you for joining this presentation. So let's start with the today's discussion. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो पानी, जो कि रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब होके सारा प्लांट बॉडी में पूरा ऊपर शूट सिस्टम तक फैल जाता है, और दूसरा होता है फूड, जो प्लांट्स अपने लीव्स के मदद से बनाता है, लीव्स के अंदर बनता है वो फूड, ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो बनता है वो सारे प्लांट्स में, यहाँ तक कि रूट्स तक वो फैल जाता है। तो ये दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट में, एक जो प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है वो रूट से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जाइलम के द्वारा। और जो फूड जो प्लांट लीव्स में बनाता है या फिर ग्रीन पार्ट्स में बनाता है, वो स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। ये हम लोग जानते हैं, पहले से ही बचपन में भी पढ़े हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन।
ठीक है। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? ये जो जाइलम हमारा पानी और मिनरल्स को लेके ऊपर तक जाता है। पानी का धर्म है नीचे की तरफ जाना। पानी क्या, लिक्विड जो भी है उसका भी उसका धर्म है नीचे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जाइलम वो वाटर और मिनरल्स को सोल्यूशन फॉर्म में वो ऊपर ले जाता है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। ये कैसे होता है हम लोग जानेंगे। इसी को हम लोग एसेंस ऑफ सैप बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन, transportation of food prepared by the leaves in solution form by the phloem, by the phloem to storage organs and to the parts where they are utilized. तो ये फ्लोएम किस तरह से फूड को जो बनता है लीव्स में उसको कैसे स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, और जहाँ पे ये यूज होता है, ये फूड यूज होता है, वहां कहाँ कैसे पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा, ये हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो पहले एसेंस ऑफ सैप में आते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द प्लांट। सॉइल में हम लोग जानते हैं कि वाटर रहता है, तो वहां से प्लांट तो एब्जॉर्ब करता है हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत सारा प्रोसेस हम लोग जाने हैं ना कि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, टारगेट प्रेशर आता है, फिर इम्बिबिशन आता है। ये हम लोग पहले इसके पहले वाला वीडियो में पढ़े थे। तो ये सारा तो एब्जॉर्प्शन का हुआ। उसके बाद प्लांट सेल टू सेल ऑस्मोसिस से वो जाइलम तक पहुंचता है वाटर प्लांट के अंदर। फिर वो जाता है थ्रू द जाइलम, इट राइजेस अप। तो कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे। तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉन्स्टेंटली लूज वाटर टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के चलते क्या होता है, जहां पे एरियल पार्ट्स जो प्लांट का है ना, तो वहां से ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब वाटर लॉस होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ये जो लॉस होता है वाटर ट्रांसपिरेशन से चलते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप लोअर हो जाता है। ठीक है। ऑस्मोटिक सिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड। वाटर कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम जो है, वाटर उसमें सेल सैप के अंदर जो वाटर रहता है वो कमी हो जाती है उसमें। तो क्या होता है, ऑस्मोटिक सिस्टम एस्टैब्लिश होता है with the water available in the surrounding soil of the root hairs and the root hair with its semi-permeable membrane and hypotonic cell sap। क्या होता है, एक ऑस्मोटिक सिस्टम तैयार होता है। किसके किसके अंदर होता है, जो सॉइल के अंदर जो वाटर है अराउंड द रूट हेयर्स के चारों तरफ जो वाटर है सॉइल के अंदर उसके बीच में, और रूट हेयर्स के अंदर जो सेल सैप है जो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में है उसके अंदर, वो उसके एनवायरमेंट में, और सराउंडिंग सॉइल के एनवायरमेंट में जिसके अंदर वाटर है। तो दोनों के अंदर एक ऑस्मोटिक सिस्टम तैयार होता है। इसमें एक में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, एक में कम। वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, एक में कम। मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मतलब सेल सैप में अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन रहा तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और बाहर सराउंडिंग सॉइल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो वाटर फ्लो करेगा अंदर। वाटर फ्रॉम द सॉइल passes through the semi-permeable membrane of the root hair into the root hair। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो रूट हेयर का है उसके थ्रू वो पास करता है वाटर, सॉइल से रूट हेयर के अंदर जाता है। Like that, an accumulation of water in the root hair and osmotic system developing between the root hair cell and the adjacent root cortex cell, having a comparatively lower concentration of water molecules. Water from the root hair diffuses into the cortical cells and the root hairs become flaccid। क्या हो जाता है, ये क्या होता है, मतलब
एडजेसेंट सेल में जैसे पानी जाता है तो पहले तो क्या हो गया, सॉइल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा, रूट के हेयर अंदर जो सेल है, रूट हेयर के सेल में जो है, रूट हेयर का जो सेल है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। तो क्या होता है, सॉइल, आई मीन वाटर, सॉइल के सॉइल से रूट हेयर के अंदर जाता है थ्रू द रूट हेयर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद रूट हेयर सेल्स से एडजेसेंट सेल में भी वही सिस्टम लागू होता है, और रूट हेयर सेल से कॉर्टिकल सेल में वाटर चला जाता है, और रूट हेयर सेल जब चला जाता है, रूट हेयर सेल फ्लैक्सेड हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। आफ्टर द रूट hairs absorb water from the soil, again the root hairs absorb water from the soil, तो flaccid again हो जाता है, तो water absorb कर लेता है, ऐसे करके water को भेजते रहता है towards the xylem. In the meantime, the cortical cell establishes an osmotic system with its adjacent cell, and water passes inward into the inner cortical cell. मतलब वैसे ही एक सेल से सेल ऑस्मोसिस के चलते वो अंदर पानी चला जाता है, वो सेल टू सेल ऑस्मोसिस होता रहता है। Water finally reaches the xylem vessels through the facet cells and the unthickened areas of the endodermis. तो एंडोडर्मिस के अंदर भी कुछ अनथिकन्ड एरियाज होता है, कुछ कुछ मोटा जगह हो जाता है, तो उसमें से पानी पास नहीं होता क्योंकि वो सेमी परमेबिलिटी नहीं रहता है, परमिएबिलिटी भी नहीं रहती है। तो जिसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है जहाँ पे, तो वहां से वो पानी एक तो सेल का जो लिविंग सेल है उसके ऑस्मोसिस से हो रहा है, और जहाँ पे थिकन नहीं है एंडोडर्मिस में, वहां से भी पानी जाइलम वेसल्स की तरफ चला जाता है। तो ये रहा डायग्राम, देखिए आप एक बार इसको छोटा करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा जाइलम, ठीक है, ये ब्लैक डार्क एंड कलर जो है, देखिए डार्क एंड वॉल्स जो है वो है जाइलम, ये है एंडोडर्मिस लाइनर देख रहे हैं, और जो एकदम ब्लैक ब्लैक कलर का है वो है फ्लोएम। ठीक है, तो पानी देखिए ये रूट हेयर सेल्स से, ये रूट हेयर्स के बाहर जो क्या होता है, पानी भरा हुआ रहता है, तो वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा रहा। उसके बाद और अंदर जो रूट हेयर सेल में है वो पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो पानी अंदर चला जाता है रूट हेयर से। तो इसके बाद क्या होता है, ये सेल में तो पानी भर गया, मतलब ये टर्जिड कंडीशन में रह गया, लेकिन एडजेसेंट सेल, इसके बाजू वाले जो सेल है इसमें क्या होता है, पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो क्या होता है, वाटर इसमें से सेकंड सेल में चला जाता है, ये से सेकंड सेल से थर्ड सेल, थर्ड सेल से फोर्थ सेल, ऐसे करके वो चला जाता है और रीच करता है जाइलम वेसल। ठीक है, तो ऐसे करके ये जाता है। ये देखिए जैसे दिखा रहा है कि सॉइल पार्टिकल्स कंटेनिंग सॉल्ट, सॉइल पार्टिकल्स में सॉल्ट भी रहता है और एयर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स में रहता है, और इसमें ये रूट हेयर्स बीच बीच में है। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर बीच बीच में इसके सॉइल रहता है, और ये एयर स्पेसेस जो है इसके अंदर थोड़ा वाटर रहता है, तो वाटर इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप हम लोग जान चुके हैं कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स। तो upward movement of water and dissolved mineral salts from the root to the leaves is the ascent of sap. तो रूट से लीफ तक जाना वाटर और मिनरल सॉल्ट, तो क्या होता है, वो जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसी को ascent of sap बोलते हैं। तो this movement is against the downward pull of the gravity. Against the gravity it moves because gravity नीचे खींचता है, अभी ये ऊपर जा रहा है। तो this ascent of sap helps the water and minerals to reach the aerial parts from where the excess of water is transpired. तो जहां से जितना वाटर यूज होना था वो तो यूज हो जाएगा, जैसे फूड बनाने में लीव्स जैसे फूड बनाता है तो उसको वाटर चाहिए, तो वो वाटर वहां से ले लेता है, और किसी और दूसरे सिस्टम जो प्लांट को चलाने में यूज करना चाहिए तो उसको यूज कर लेता है, लेकिन जो एक्सेस वाटर रहता है उसको वो ट्रांसपायर करके बाहर भेज देता है, वह बाहर फेंक देता है। So this happens when there is accumulation of water in the cortical tissues after being absorbed from the soil by the root hair. तो लेकिन क्या होता है, ये जब ट्रांसपिरेशन होता है तो एक्सेस ऑफ वाटर तो बोलते हैं, लेकिन क्या होता है
कुछ कुछ टाइम पे जैसे बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो, समर सीजन में, हॉट क्लाइमेट में, तो ट्रांसपिरेशन होते ही रहा है, लेकिन पानी नीचे से नहीं आ रहा है, मतलब आ तो रहा है लेकिन वो उसका जितना चाहिए वाटर प्लांट को टर्जिट रखने के लिए, उतना उसका नहीं मिटा पा रहा है उसका चाहिदा। तो उसको क्या करते हैं, जो जितना चाहिए उसको नहीं मिटा पा रहा, तो लेकिन क्या होता है उससे चलते क्या हो जाता है, प्लांट, हम लोग देखते हैं ना कि गर्मी के मौसम में प्लांट झुक जाता है, मुरझा जाता है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है देन दी एब्सॉर्प्शन, तो ये रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, जैसे पानी बाहर जाता है, तो एक खिंचाव जैसा होता है पानी का फ्रॉम द रूट हेयर, तो वो रूट हेयर क्या करता है, वो पानी खींचता रहता है कॉर्टिकल टिश्यूज में, वो वाटर जैसे जमा होते रहता है ना, तो वो ऊपर खींच लेता है फिर से, तो वो एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है, उसी से चलते एसेंट ऑफ सैप होता है। मतलब जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया तो खालीपन हो गया कॉलम में, तो वो खींच लेता है पानी को, जैसे पंप की तरह वो खींच लेता है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसेंट ऑफ सैप? पहला आता है रूट प्रेशर, फिर सेकंड आता है ट्रांसपिरेशन पूल एंड फोर्स ऑफ कोहेशन, कैपिलैरिटी एंड इंटीग्रेशन फोर्स। ठीक है, तो पहले क्या आता है, रूट प्रेशर। तो ईच कॉर्टिकल सेल each cortical cell in the root cortex alternately becomes turgid and flaccid when cell to cell osmosis takes place। तो क्या होता है, कॉर्टिकल सेल में क्या होता है ना, एक ऑल्टरनेटली फ्लैसिड और टर्जिड होते रहता है, पानी जिसके अंदर चला जाता है, जो छोड़ देता है पानी वो फ्लैसिड हो जाता है, जिसका अंदर जाता है वो टर्जिड हो जाता है। तो ऐसे करके वो ऑल्टरनेटली टर्जिड और फ्लैसिड होते रहता है, और ये एक बार ऑल्टरनेटली एक्सपैंड करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल्स। तो जिसके चलते क्या होता है, इंटरमीडिएट पंपिंग एक्शन चल हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो कहते हैं, इसको कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, तो जिसके चलते क्या होता है, ड्यू टू दिस वाटर forces into the xylem vessels through the passage of the cells and the unthickened areas and pits in the endodermis and even the lignified walls of the xylem vessels। तो इसके चलते क्या होता है, पानी फोर्स से जाइलम वेसल्स की तरफ चला जाता है। कैसे जाता है वो, जैसे अनथिकंड एंडोडर्मिस में जहाँ पे अनथिकंड एरियाज है वहां सेल टू सेल ऑस्मोसिस तो है ही, उसके साथ जहाँ पे पिट्स है एंडोडर्मिस में, जहाँ पे पिट है वहां से भी जाता है, यहाँ तक कि जाइलम वेसल्स में जहाँ पे लिग्निफाइड है, मोटा जैसे लिग्निफाइड वॉल्स हो गया, उसमें से भी पानी पास होने लगता है। This pressure is adequate to force water in the herbs and shrubs and the small trees। तो herbs, shrubs और small trees में ये ऊपर तक चला जाता है, barely generates 2 atmospheric pressure sufficient to raise a column of water in the diameter height of a man height of 90 meters। तो एक मैन का जो 19 मीटर हाइट है, तो उतना तक नहीं जा सकता, लेकिन छोटा छोटा हर्ब्स, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज में वो लेकिन ऊपर तक चला जाता है। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ट्रांसपिरेशन पूल और फोर्स ऑफ कोहेशन। So water is lost from the aerial parts, aerial leaves either due to transpiration or used up by the process of photosynthesis। तो ट्रांसपिरेशन से चलते भी वो लूज करता है, या फिर कुछ वाटर जो सिंथेसिस में यूज हो जाता है, तो उसमें वाटर डेफिशिएंसी हो जाता है ऊपर पार्ट में। तो इसके चलते क्या होता है, बट बिफोर रीचिंग द लीव्स वाटर फॉर्म्स अ कॉलम। तो ऊपर जाने से पहले जाइलम वेसल में एक वाटर कॉलम बन जाता है, फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द इन द रूट टू द अपर एंड ऑफ द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो this continuity of this column does not break but becomes stretched due to the cohesion force among the water molecules and addition force between the water molecules and the substance of the walls of the parameters। तो क्या हो जाता है, तो ये वाटर जो कॉलम है वो बन जाता है ना, तो वो ब्रेक नहीं करता है। क्यों नहीं ब्रेक करता है, क्योंकि वाटर सेल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स में, एक वाटर मॉलिक्यूल्स, दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स में एक क्या फोर्स होता है, कोहेजन फोर्स होता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स और
सेल्स, जाइलम वेसल्स का वॉल में जो सेल्स है उससे दोनों में एक एडिशन फोर्स, एडिसिव फोर्स बन जाता है। तो इसके चलते जो वाटर कॉलम है वो ब्रेक नहीं होता है। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स है, of this transpiration pole is sufficient to raise the water up to the tallest tree. टॉल ट्री तक वो जा सकता है वाटर। ये ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है ना, तो उससे ज्यादा, उससे मतलब वो बहुत ज्यादा फोर्स हो, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फोर्स होता है पानी को एकदम ऊंचा से ऊंचा ट्रीज तक उठाने में, पानी को ले जाने में। ठीक है, तो ये होता है सिर्फ वाटर कॉलम बनने से, और वो टूटता नहीं है बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड एडिशन फोर्स के। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है कैपिलैरिटी। ये एक छोटा सा फोर्स है, ये ज्यादा नहीं होता, और ये इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अप अ नैरो ट्यूब xylem vessel against the force of gravity due to the intermolecular forces of attraction by which water moves from the roots to the leaves of the plant. तो क्या होता है, ये एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट तो जा ही रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है, और इसके मॉलिक्यूलर फोर्स से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें रहता है, और वाटर मूव्स करता है फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। बट इसका जो पुल है, ये एसेंट ऑफ सैप को 1 to 2 मीटर्स के ऊपर नहीं ले जाता, इसका फोर्स इतना नहीं होता है। फिर हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन फोर्स, जो होता है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉलिड सब्सटेंसेस थ्रू थिन सरफेस। तो जैसे देखते हैं ना हम लोग, जैसे रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं दरवाजा जो है खुल जाता है, टाइट हो जाता है दरवाजा, क्योंकि दरवाजा जो होता है वुडन का अगर बना हो तो वो टाइट हो जाता है, बंद नहीं होता, या फिर खुल जाता है तो क्लोज करने में, बंद करने में वो तकलीफ होती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो थिन सरफेस, जो वुड का जो थिन सरफेस है उसमें से पानी एब्जॉर्प्शन होता है। बाय दिस वाटर राइजेस टू द through and along the walls of the xylem elements. तो इससे भी water along the xylem elements और walls के भी ज्यादा, walls से भी वो absorb करके water ऊपर जाता है, but the ascent is too slow. लेकिन इसका जो ascent है, इसका process बहुत slow है, और जहाँ पे loss of transpiration बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां इसको compensate नहीं कर पाता। नेक्स्ट आता है रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। ये जो दोनों प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, ये इससे क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल इन द एसेंट ऑफ सैप। यही एसेंट ऑफ सैप में बहुत ज्यादा मायने रखता है, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन। तो हम जो बोले थे कि हम लोग इसको पहले वीडियो में पढ़े थे, तो ये नहीं, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। So please forgive me for my mistake. Okay. So root pressure pushes the sap in the xylem vessels. Transpiration pulls water upward along the xylem. So root pressure से क्या जाता है, xylem vessel के अंदर sap को भरा जाता है, मतलब पुश कर दिया जाता है, और ट्रांसपिरेशन पुल से क्या होता है, वाटर अपवर्ड मूवमेंट होता है along the xylem। और कैपिलैरिटी एंड इम्बिबेशन जो है उसका माइनर रोल होता है, क्योंकि उसका प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है, कैपिलैरिटी में तो नहीं होता, और इम्बिबेशन में प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, जहाँ जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आते हैं कि लीफी शूट ऑफ बल्सम इज कट अंडर द वाटर स्टेन्ड विद रेड डाई। ईओसिन में अगर डुबाया जाए, उसको डुबो दिया जाए, तो लेफ्ट फॉर सम टाइम वी कैन सी दैट वहां अगर टीएस ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द सूट देखा जाए माइक्रोस्कोप में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जाइलम वेसल वॉल्स एंड ट्रैकेट्स में डाई चेंज कर गया है, और अदर टिश्यूज में चेंज नहीं हुआ। तो इसके चलते क्या होता है, समझ में क्या आता है कि वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड upwards to the xylem vessels only and not through other cells. जो वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो प्लांट लेके ऊपर जाता है, वो लेकिन जाइलम वेसल से ही होता है, दूसरे कोई सेल्स में नहीं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो होता है, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर को दिखाया गया है। ये पहले देखिए, दो बीकर रखा गया है, उसमें दो नैरो ट्यूब्स है, एक के ऊपर हम लोग देखते हैं कि स्पॉन्ज रखा गया है और दूसरे में प्लांट। हाँ,
तो एक में वाटर रखा गया है जिसके ऊपर एक ऑयल लेयर डाला गया है ताकि वाटर इसमें जिसके बीकर से कोई इवेपोरेशन ना हो जाए। और सेकंड में क्या गया है, क्या रखा गया है, इसके पाइप में तो वाटर है लेकिन नीचे बीकर में मरकरी है। ठीक है, तो क्यों है ये बताते हैं। पहले जो ये हमारा स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में भिगोए गए, स्पॉन्ज को भिगो के यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है इवेपोरेशन से। तो वाटर जब इवेपोरेशन से लॉस हो जाता है तो क्या होता है, ये पानी जो यहाँ बीकर में है इसको खींच लेता है इस पाइप से। अब इस पाइप से जब खींचता है अगेन ये मॉइस्ट हो जाता है, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर इसको खींचता है, ऐसे करके चलता है। इसके बाद क्या होता है, इस स्पॉन्ज को रिप्लेस करके यह प्लांट डाल देते हैं और इस बीकर में क्या होता है, मरकरी डाल दिया जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये जब प्लांट वाटर लूज करता है ट्रांसपिरेशन, तो यहाँ पे कॉलम में डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो जाता है, तो क्या करता है, मरकरी को खींच लेता है। तो इसके चलते क्या पता पड़ता है, ये ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसका इंफरेंस क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन फुल होता है यहाँ पे। और ये कॉलम जो बना रहता है वो ब्रेक नहीं करता है पुल से फोर्स और वाटर के। आगे समझ लो, नेक्स्ट आता है क्या, हाइड्रोथोर्स बोल के एक स्पेशल ओपनिंग रहता है लीव्स में जो कि एंडोडर्मिस के ऊपर रहता है, एपिडर्मिस के ऊपर रहता है। हम लोग एपिडर्मिस हटाते हैं तो ये स्पेशल ओपनिंग्स रहता है, दिखता है ये लीव्स के वेन्स के ऊपर। तो इसके चलते ड्यू टू द रूट प्रेशर सेल सैप ऑफ द प्लांट में एक्सट्रूड टू द कट सरफेस। तो क्या होता है, और थ्रू द हाइड्रोथोर्स, दिस इज कॉल्ड गटेशन। तो क्या होता है कि रूट प्रेशर के चलते सेल सैप जो होता है प्लांट में वो थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग की तरह वो निकलता है, जैसे हम लोग का कट हो जाता है ना, तो वो ब्लड जैसे थोड़ा थोड़ा करके निकलते जाता है। तो अगर हम लोग प्लांट को थोड़ा कट कर लें, थोड़ा सा लीफ को या फिर पेट्यूल को या फिर थोड़ा स्टेम में कट लगाते हैं, तो उसमें से देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके सेल सैप निकल रहा है, तो उसको हम लोग करते हैं ब्लीडिंग। और जो हाइड्रोथोर्स से जो निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं गटेशन। तो हाइड्रोथोर्स क्या होता है, ये स्पेशल ओपनिंग्स है और ये अरेंज रहता है एट द एंड ऑफ द वेन्स। ठीक है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आते हैं, इसको कहते हैं द स्टडी द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट। तो हम लोग जानते हैं कि जाइलम से वाटर जाता है, फ्लोएम से पानी, फ्लोएम से फूड नीचे आता है। तो यहाँ उसी का एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। यहाँ हम लोग करते हैं कि फ्लोएम को निकाल देते हैं और पेरिफेरल टिश्यूज जो होता है कैम्बियम तक ये हम निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, जाइलम को रिमूव करते हैं, फ्लोएम रहता है, जाइलम को निकालते हैं। तो इसके थोड़ी देर बाद हम लोग इसको एक वाटर बीकर में रख देते हैं। तो फिर इसको देखते हैं, क्या देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि फ्लोएम जो है वो जैसे नीचे रिमूव किया गया है ना, तो फ्लोएम यहाँ तक, यहाँ तो लीफ बनाता है खाना, फिर यहाँ से यहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है, नीचे नहीं आता है, ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन पानी जैसे यहाँ से जा रहा है, तो जाइलम से पानी ऊपर जा रहा है, तो फूड खाना आई मीन लीफ खाना बना रहा है, लेकिन वो नीचे तक नहीं आ रहा है, रूट तक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और यहाँ से रूट निकलना शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद, ऐसा नजर आता है। जाइलम रिमूव करने से क्या हो जाता है, पानी ऊपर नहीं जा रहा है, और पानी अगर ऊपर नहीं जाएगा तो खाना लीफ नहीं बना पाएगा। और इसीलिए क्या होता है, पानी ट्रांसपिरेशन तो हो गया, पानी लॉस हो गया ऊपर से, और जैसे वो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर से ये बिल्ड कर जाता है, वो लीफ धीरे धीरे मर जाता है और वो खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसके बाद तो इसका रिजल्ट क्या लिखते हैं, नो डिक्रीज इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द सिलिक। तो जाइलम रहा तो वाटर जा रहा है, एज द शूट रिमेन्स टर्जिड, हेल्दी एंड कंडीशन कंटिन्यूज टू ग्रो। फिर फूड फेल्स टू रीच द रिंग, फूड नीचे नहीं आ रहा है, तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स बाय द जाइलम, फूड ट्रांसपोर्टेशन डाउनवर्ड्स बाय द फ्लो। ऐसा हम लोग देखते हैं ना इसको। फिर नेक्स्ट जो बी का, ये बी का रिजल्ट वो क्या देखते हैं कि वाटर फेल्स टू रीच अबव द रिंग, रिंग के ऊपर जहां पे कट किया गया उसके ऊपर नहीं जा रहा है वाटर। फिर वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स बाय द जाइलम, इसका मतलब
ऊपर नहीं जा रहा तो लीफ विल्ट कर जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है जाइलम से। तो एज वाटर डज नॉट रीच द लीव्स, फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड, ऑलमोस्ट नॉट प्रिपेयर्ड, तो शूट इवेंचुअली डाइज। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। कैसे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता है प्लांट्स में, इसका मैकेनिज्म हम लोग जानते हैं एक हाइपोथेसिस से, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मास फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट है। मास फ्लो तो बहुत ज्यादा एक साथ फ्लो होता है ऑर्गेनिक सोल्यूट which takes place from the site of higher concentration, जहां से सोर्स है तो वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। ये क्या हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे दो बीकर रखा गया है, और एक में एक ग्राउंड बॉटम फ्लास्क है दो, जिसको पाइप से, टी पाइप से कनेक्ट किया गया है, और जो दो बीकर है वो दो बीकर भी दोनों इंटरकनेक्टेड है, वाटर यहाँ भी वाटर यहाँ भी वाटर है। और जो दो फ्लास्क है, एक में डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन है, ए में, बी में कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है। तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये जो वाटर जो है बाहर, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन में पानी बाहर जा रहा है, और यहाँ पे जैसे कॉन्सेंट्रेशन है तो शुगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है बोल के वाटर अंदर आ रहा है, तो यहां से ये जा रहा है इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन यहाँ से शुगर का कंसंट्रेशन वाटर ज्यादा हो गया तो वाटर इधर आ रहा है, फिर यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है, ऐसा दिखा है। तो क्यों होता है इसे देखते हैं। यंग सीडलिंग में क्या होता है, द कॉटिलिडन आर द फूड सोर्स ऑफ द रूट्स इन द सिंक। कॉटिलिडन जो है सिंक में जो है, कॉटिलिडन जो फूड सोर्स है रूट का, सीड में जो कॉटिलिडन रहता है तो वो फूड सोर्स है रूट्स के अंदर, तो सिंक में जो पाया जाता है उसमें सोर्स होता है कॉटिलिडन से आता है, and therefore the translocation of solutes occur from the cotyledons to the roots। तो सॉल्यूट जो होता है, जैसे कॉटिलिडन के अंदर जो फूड होता है तो उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता है, तो वहां से रूट्स में जाता है फूड। ऑर्डर ओल्डर प्लांट्स में क्या होता है, यह होता है यंगर सीड्स, लेकिन ओल्डर प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स, मतलब लीव्स में खाना बनता है तो वहां पे ग्लूकोज बन रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स राइसेस, तो मेसोफिल सेल्स में लीव्स में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, हेल्पिंग देम टू एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स। वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पानी एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स, तो इसके चलते क्या होता है, टर्गर प्रेशर वहां पे ज्यादा हो जाता है, मेसोफिल सेल खुल जाता है, तो टाइट हो जाता है, टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है, allowing some of the cell contents to pass into the seed tube। तो सेल में जो अब वो मेसोफिल सेल्स में जो खाना बन रहा है, तो वो जो सेल कंटेंट होता है वो सीड ट्यूब में पास हो जाता है। ठीक है, द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि रूट्स और स्टोरेज ऑर्गन either consume or convert the glucose into starch। तो नॉन ग्रीन पार्ट जो प्लांट होता है, रूट्स या स्टोरेज ऑर्गन, अगर वो जो खाना बन गया वो सीड ट्यूब के नीचे आ गया ना, तो सीड ट्यूब से वो खाना एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कंज्यूम कर लेता है, खाना खा लेता है वो, और नहीं तो वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इनसॉल्युबल स्टार्च में। तो इससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द सप्लाई साइड एंड द कंजम्पशन साइड बढ़ जाता है। सप्लाई साइड और कंजम्पशन साइड बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है, फिर से पानी एब्जॉर्ब करने लगता है। सप्लाई साइड मतलब सोर्स, और कंजम्पशन साइड मतलब सिंक। तो सिंक और पानी, सिंक में दोनों में प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, इसमें पानी, ये सोर्स क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करने लगता है। आ गया समझ में? ठीक है, तो यही रहा इसका हाइपोथेसिस, कैसे फ्लोएम
फ्लो करता है, पानी फूड को लेके जाता है कैसे ऊपर से नीचे तक, यही दिखाया गया है। और यह ये इधर से एब्सॉर्ब हो गया पानी और इधर से पानी निकल जाए। ठीक है, तो ये रहा discussion on this chapter. Next video will be on question answers. Okay? So thank you for joining and have a good day.